फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पील लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि पील का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर है? देखिए, पील की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया है। पील की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया है और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। देखिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि पील लाया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो थे ये पीएन भगवती थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, कल मैंने उनको आपको कवर कराया हुआ है। इसी प्रकार से मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस यानी कि विविध के प्रश्नों को भी कवर करवा दूंगा। आप कह सकते हैं कि बिहार दरोगा का यह घटना चक्र है सब्जेक्ट वाइज। जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर गलत पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। इस चीज को ध्यान रखना है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। और धन विधेयक को राज्यसभा जो है केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन डी देखिए, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है, इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल यह सही दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, यह भी सही है। यह भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी, जो कि यही करेक्ट आंसर होगा। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? संसद के संयुक्त अधिवेशन, चलिए बताइएगा। देखिए, संयुक्त अधिवेशन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, लोकसभा का स्पीकर करता है। और ध्यान देने योग्य बात है, जो संयुक्त अधिवेशन है यह अनुच्छेद 108 में है। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि संयुक्त जो अधिवेशन है इसकी बैठक की अध्यक्षता, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा का स्पीकर करता है, अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो उस दौरान जो है जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वही जो है इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? कौन सा यह पद है जिसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह पद जो है ये भारत का उप प्रधानमंत्री का पद है। यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। और देखिए, अब तक टोटल कितने भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, अब तक 7 हुए हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई, यशवंत राव बलवंत राव चौहान, जगजीवन राम, चौधरी देवीलाल और अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे। तो ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चले, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह जो है 44वां संविधान संशोधन है, जो कि 1978 में हुआ था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार कोई व्यक्ति अगर इस पद पर नियुक्त हो जाता है तो वह
65 वर्ष की आयु सीमा तक इस पद पर बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे, ये भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्लियर? तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताएंगे सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने फ्रेंड्स पढ़ा है कि जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 जो है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह आर्टिकल 53 में कहा गया है। तो राइट आंसर सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें, पंचायत की, तो पंचायत को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। टोटल 29 विषय है। ग्राम पंचायत का संगठन पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। क्लियर? याद रखिएगा। सभी इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का और सामुदायिक विकास का। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निबंधन, चुनाव आयोजित कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेना। इन सभी प्रावधानों को जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित किया गया है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। अगला प्रश्न करेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या फिर दोनों सदन जहां पर हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसके समक्ष रखवाता है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। अच्छा, रॉलेट एक्ट जो है यह मार्च 1919 में लागू हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने से गिरफ्तार किया जाता था शक के आधार पर, और उसे मुकदमे के माध्यम से दंडित किया जाता था। यानी कि आप कह सकते थे कि काला कानून था और पूरी तरह से जो स्वतंत्रता थी व्यक्ति की उसको प्रतिबंधित किया, इसका करना उद्देश्य था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? एक बार सभी लोग प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में राजा राममोहन राय ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1815 या 14 भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है आपको। और देखिए, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो ये 4 प्रमुख युद्ध पहले आपको याद रखना है। सबसे पहले देवरा का युद्ध, जो कब हुआ था? तो ये 1531 में देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और आखिरी में सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देवरा 1531, यहां मैं लिख देता हूं। चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555। ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, याद रखेंगे आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार तट आधुनिक केरल में। ठीक है ना? और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रिगर का कारण था ना, ये खिलाफत आंदोलन जो 1920 से शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के साथ 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है ना, उसी का यह ट्रिगर था।
तो यहाँ पर देखेंगे मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था, तो ये असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन के साथ इसको शुरू किया गया था, यही इसका मेन ट्रिगर था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस करके पकड़ना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसका है, तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस करके पकड़ना चाहिए। और इसी अवसर पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, आपको याद भी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष यानी कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो आप सभी लोगों को पता होगा बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अच्छा, अगर पूछा जाए कि पहले विदेशी अध्यक्ष कौन थे, तो ये जॉर्ज यूल थे, जो कि 1800 कब, जॉर्ज यूल थे, जो आपका जो चौथा अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, मद्रास वाला 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था, और पहले मतलब गैर भारतीय विदेशी थे ये। दूसरा हो जाएगा रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है ना, जिन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया था, यही अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है कहाँ से बताएंगे, तो यहाँ मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आपको याद होगा चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, और कनिष्क के समय ही यह दो संप्रदाय मतलब दो भाग में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है ना। और महायान संप्रदाय जो मानने वाले लोग थे, इन्होंने बुद्ध को देवता माना और उनकी पूजा अर्चना शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था। अच्छा, ये सेल्यूकस निकेटर से आपको याद आ रहा होगा कि मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है इंडिका से, ठीक है ना। अब चलिए सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो याद रखेंगे 305 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 305 ईसा पूर्व दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत सिक्का, अच्छा गुप्त काल में जो रजत सिक्का था उसको रुपयक कहा जाता था, या रुपयका कहा जाता था, रुपयका या रुपयक कहिए, ठीक है ना। और जो सोने का सिक्का था उसको दीनार कहा जाता था, उसको दीनार कहा जाता था, दोनों ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद आली, ठीक है, के नाम से संबोधित करता था। तो यह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बारे में आपको पता होगा, यह लोदी वंश का संस्थापक था, और यह अपने सरदारों का बड़ा ही सम्मान करता था, और वहीं अपने सरदारों को मसनद आली कह करके पुकारता था। तो बहलोल लोदी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग या अभियानों को कालक्रम के अनुसार सजाना है आपको। चलिए अच्छा, दोआब कर में वृद्धि यहाँ पर देखेंगे, दोआब कर में वृद्धि 1325 ईस्वी में। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन 1326 में। सांकेतिक मुद्रा की जो शुरुआत किया था इसने, प्रचलन किया था, ये 1329 में। और कराचिल अभियान जो था ये 1337-38, ठीक है ना, 1337-38 याद रखिएगा। तो ये आप क्रम आप लोग बैठा लीजिए, हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, फिर 3 हो जाएगा आपका, फिर 3 के बाद आपका 1 हो जाएगा, और फिर आखिरी में 4 हो जाएगा। तो 2 3 1 4 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है, बताइए पहला पेपरलेस बजट कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ बजट जो है 2021-22 का है, 2021-22 का बजट है,
निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखना है आपको। देखिए पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग और तापू जो है यह किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पोंग और तापू यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक है, क्रोमियम भी होगा, गाद भी होगा, हिमनद नहीं होगा। हिमनद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हिमनद जल प्रदूषक नहीं है। चलिए हिमनद जो होता है यह खास करके ताजे पानी का स्रोत होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया है। अब यहाँ पर एक तरफ खिलाड़ी दिया गया, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल दिया गया है। तो सानिया रिचर्ड्स ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो फ्रेंड्स ये हॉकी। उसके बाद देखिए पॉल पोगबा फुटबॉल, पामेला जेलिमो ये भारोत्तोलन, ये गलत दिया गया है। पामोला जिलेमो एक केन्याई मध्यम दूरी के धावक है, यानी कि एथलीट है, ठीक है ना। चलिए तो यही वाला जो है गलत दिया गया है। किरण पोलार्ड आपको पता है क्रिकेट खेलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? अच्छा ये मानव विकास सूचकांक जो है ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। और यह सूचकांक पहली बार 1990 में जारी किया गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर महबूब उल हक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी गैट के स्थान पर। आपको पता है ना गैट के स्थान पर। गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। तो यही गैट के स्थान पर हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिलिकॉन वैली जो है ये कहाँ पर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली जो है यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है ना। और यहाँ दुनिया की प्रमुख जितनी भी IT कंपनियां हैं वहीं पर हैं। तो यह आपका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों में शामिल है। तो देखिए अजैविक घटक जो होते हैं, यहाँ पर देखिए जैविक दिया गया, सॉरी अजैविक नहीं जैविक दिया गया, यानी कि बायोटिक दिया गया है। तो देखिए जैविक घटक में अगर हम बात करें तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, क्लियर ना। चलिए हवा, पानी, मिट्टी ये अजैविक घटक हैं, ये अजैविक घटक हैं, याद रखिएगा इनको। देखिए NGT की स्थापना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है यह। चलिए बताइए। NGT का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था, ठीक है ना। और इसके अभी हम वर्तमान में अगर अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं ये अभी NGT के चेयरपर्सन हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कौन? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, याद रखिएगा नाम इनका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, बताएंगे। तो फ्रेंड्स यह जो है एक प्रकार का जलीय वातावरण का सूचकांक है, प्रदूषण का, जलीय वातावरण का, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी के दिन, 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय क्या था? विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकसित युवा विकसित भारत हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय अगर युवा दिवस पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन, दोनों ध्यान रखना आपको। चलिए हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वाणी जयराम का संबंध संगीत से था, ठीक है ना। यह एक पार्श्व गायिका थी, याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संगीत। उसके बाद देखिए 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो यह उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे, ध्यान रखना आपको। देखिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, द कश्मीर फाइल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। द कश्मीर फाइल को जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना। और जो फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछेगा तो RRR को फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया है, ठीक है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से वाहिदा रहमान जी को पुरस्कृत किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए आपको कि हु वन द नेशनल अवार्ड, मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, तो आपको याद रखना है ये वाहिदा रहमान है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, वाहिदा रहमान को। चलिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, अब बन गए हैं कौन, तो अब एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, नाम नहीं है इसमें, तो आपको याद रखना है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में उनका नाम छूट गया है। ये जो थे पहले अमरप्रीत सिंह थे, तो अमरप्रीत सिंह अब बदल गए हैं, मैं बिल्कुल अपडेट करके आपको बता रहा हूँ। ये आशुतोष दीक्षित बने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो है यह केरला है। केरला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। चलिए, कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, आपको ध्यान रखना है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 33% भूभाग पर वन आवरण का लक्ष्य जो है ये प्राप्त कर लिया है? चूंकि ये 17वां था, तो इस तरह से रिलेट करके आप 17 याद रखिएगा। 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 33% का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है, ठीक है। और देश का कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो ये भी आपको याद रखना है, 24.62%, ठीक है ना। ये आंकड़ा भी आप याद रखिएगा। चलिए, 40 नंबर प्रश्न हमारे कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लिया? तो ये टीम जो है भाग लिया था, टोटल 5 टीम है। और जो ये आपका WPL था, वुमेन प्रीमियर लीग, इसको जीता किसने है? तो मुंबई ने जीता है, ठीक है ना, मुंबई ने जीता है, ध्यान रखिएगा। सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें स्मृति मंधाना थी। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो यह योजना जो है यह कौन सी योजना है? तो यह योजना 2.0 है, युवा 2.0, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, युवा 2.0। और यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया गया है। चलिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं अभी ऋषि सुनक, ध्यान रखना आपको, उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं, ठीक है ना। और इनके पूर्वज, हालांकि इनका जन्म तो ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन इनके पूर्वज पुरखा जो थे ये पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात की जा रही है, इसका आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? अच्छा, फीफा का भी आयोजन 2026 में होगा। जरा बताइए, तो फीफा का आयोजन कहाँ होगा? फीफा का आयोजन कहाँ होगा? फीफा का आयोजन होगा कनाडा, मैक्सिको और USA में, 3 जगह, ठीक है ना। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में जो होगा ये आपका दोनों जगह होगा, भारत और श्रीलंका में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? अभी एशियन गेम्स का आयोजन चल रहा है चीन के होंगजू शहर में, ठीक है ना, तो उस पर भी आपको नजर बना करके रखना है। एशियन गेम्स से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक विजेता सुधीर लाट का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स यहाँ जो है GDP का 2.3% है, 2.3%, याद रखिएगा 2.3%, ठीक है ना। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सिक्किम का नया राज्यपाल, चलिए बताइए। अच्छा, बिहार का राज्यपाल मैंने आपको बताया है
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ठीक है ना। और यहां पर आपको सिक्किम का पूछा गया है, तो आपको बताना है सिक्किम का राज्यपाल अभी कौन है। चलिए बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र का, तो रमेश बैस हैं। सिक्किम का है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? यूनिसेफ इंडिया के, तो फ्रेंड्स ये आयुष्मान खुराना बने हैं, आयुष्मान खुराना, ध्यान रखिएगा। चलिए, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य हुआ था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपको याद रखना है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, ये भारत और धर्म गार्जियन भी भारत और जापान के बीच का ही युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन वीर गार्जियन का कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, हायाकुरी में। क्लियर, हायाकुरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? आदि महोत्सव का शुभारंभ जो है यह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। अब देखिए, तीन प्रश्न यहाँ से बनेगा। एक तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, एक ODI क्रिकेटर हो जाएगा और एक टेस्ट क्रिकेट का हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट का अगर पूछा जाए तो बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड के हैं। ODI बाबर आजम को, पाकिस्तान के। और T20 का सूर्य कुमार यादव को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? अच्छा, पद्म पुरस्कार जो है टोटल कितने लोगों को 2023 में दिया गया? 106 लोगों को, जिसमें से 6 लोगों को जो है पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को जो है पद्मश्री। तो 91, 900 और 6, 106 टोटल लोगों को दिया गया पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया था और इनमें से एक है श्रीनिवास वर्धन, इनका संबंध है विज्ञान से, ठीक है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब 51 के बाद यहां से करेंगे 52 नंबर को। देखिए, प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया था, कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? बताइएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा ध्यानपूर्वक। शरद यादव जी का नाम बड़ा ही लोकप्रिय रहा है और यहां से प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये 7 बार, ठीक है ना, 7 बार लोकसभा के लिए और 3 बार जो है राज्यसभा के लिए। तो राइट आंसर यहां पर देखिएगा, तो पूछा गया है कि लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए यहां पर आपका 7 बार हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा शरद यादव जी के बारे में। देखिए शरद यादव जी जो थे, शरद यादव जी तो ध्यान रखिएगा, भारत के ऐसे पहले राजनेता हैं जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। तीनों राज्य का नाम याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV विलास गंगा इसका नाम है। देखिए यहां पर दिया भी गया है कितने दिनों की यात्रा शुरू किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह 51 दिन की, ठीक है ना, 51 दिनों की। तो 51 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो ये किया है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से समझौता किया है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 फरवरी के दिन। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश के हैं, ठीक है ना, बांग्लादेश के, याद रखिएगा शहाबुद्दीन चप्पू। देखिए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? दक्षिण गंगोत्री की स्थापना जो है यह अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में, याद रखिएगा, और 1983 में किया गया था। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और जनजाति यहाँ पर दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ राज्य है, ठीक है ना, यहाँ राज्य होना चाहिए, यहाँ राज्य है। चलिए बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सुमेलित है?
तो इसमें से सम्मिलित जो है ये आपका लिम्बू सिक्किम में, और यहाँ पर आपका एक हो जाएगा डोंगरिया उड़ीसा में। ठीक है ना, लिम्बू सिक्किम में सर्वाधिक है और डोंगरिया उड़ीसा में। और यहाँ पर देखिए कार्बी जो है हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, कार्बी जनजाति असम में पाया जाता है, इसीलिए एक और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील जो है यह कौन सी झील है? तो यह झील अमेरिका में है और इसका झील का नाम है मिशिगन झील। मिशिगन झील राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, मिशिगन झील। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना है? ऑक्सीजन का लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, ठीक है ना, नाइट्रोजन का 78% और हाइड्रोजन का लगभग 0.01% होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह पेरुवियन जलधारा है। पेरुवियन जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठीक है ना, ठंडी जलधारा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन है। स्थल के अधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नोकरेक जौमंडल क्षेत्र जो है किस राज्य में है? नोकरेक, तो नोकरेक जो है फ्रेंड्स आपको पता है ये मेघालय में है। मेघालय में है, मेघालय राइट आंसर होगा। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? केप कोमोरिन इसको कहते हैं, इस तरह से केप। ठीक है ना, केप, यहाँ पर कैंप हो गया तो केप कोमोरिन आपने पढ़ा भी है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? कोई भी यूनिट नहीं है, बताइए। दाब का तो आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल बोलते हैं। इस तरह से दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोलते हैं। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। विस्थापन का मीटर होता है। तो ये सापेक्षिक घनत्व का कोई भी यूनिट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए यहाँ पर देखिएगा स्टैल्गोमीटर का उपयोग होता है? स्टैल्गोमीटर का, तो देखिए स्टैल्गोमीटर का उपयोग जो होता है यह तरल की मात्रा में बूंदों का सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। यानी कि पृष्ठ तनाव आप कह सकते हैं, सरफेस टेंशन। देखिए यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है कोई वस्तु, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर अगर घुमा रही है कोई वस्तु को, जिसका कार्य शून्य होगा क्योंकि विस्थापन इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ये वाला जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? चलिए चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह अत्यधिक उष्मा प्रतिरोधी होता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो ये जो लहर होती है समुद्र के तल पर किसी विस्फोट के कारण यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती है। विस्फोट के कारण अनुदैर्घ्य होगी और जो अपने से समुद्र की लहर से बनती है वो अनुप्रस्थ होगी। ठीक है ना। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन होता है केवल इसमें। तो राइट आंसर यहाँ पर केवल एक प्रोटॉन हो जाएगा। 3 इसके समस्थानिक हैं। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 74 नंबर करेंगे
कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? बताइए राइट आंसर। सहसंयोजी आबंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। सहसंयोजी यौगिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा यह बॉन्ड बनता है। इसका गुण क्या क्या है? तो निम्न गलनांक और क्वथनांक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर उच्च दिया गया, जबकि निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है। उष्मा और विद्युत कई कुचालक होते हैं। सही है, सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो बाकी यहाँ पर जो है सही दिया गया। यहाँ पर उष्मा और दुर्बल चालक दिया गया ना, ठीक है। ये कुचालक नहीं होते, दुर्बल ये चालक जरूर होते हैं। जल में अविलय और कार्बनिक विलयों में ये विलय होते हैं, ये भी सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व को, यानी कि धातु पूछा गया है, तो पहला धातु तो जो है वो आपको पता ही है, लिथियम है। जबकि पहला जो अधात्विक पूछा था तो हाइड्रोजन आपको पता है, तो लिथियम हो जाएगा। देखिए, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता किसकी होती है? तो ये आयनन ऊर्जा की, आयनन ऊर्जा। देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है, और किसी आवर्त में वर्ग में ऊपर से नीचे, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएगी तो ये घटेगी, और आवर्त की बात करें तो बाएं से जब दाएं जाएगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, यह किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है ना। NaH इस तरह से लिखा जाता है, CO3, जिसको कि हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, यह एक क्षारीय यौगिक होता है और इसका उपयोग प्रतिअम्ल के संगठक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने और अग्निशामक में भी किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जब सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो सिंपल सा बात है, उसको हम लोग कहेंगे संक्षारण, ठीक है ना, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन जो है यह इथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। इथोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथनोलॉजी मानव जाति के विज्ञान का अध्ययन है। इटियोलॉजी जो है यह रोगों के कारण का अध्ययन है। और एंटोमोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, कीट विज्ञान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स, यह नाभिक को कहा जाता है। नाभिक कोशिका के DNA की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने अंदर समाहित करती है, ठीक है ना। तो ये आपको नाभिक हो जाएगा। पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक ऐसे पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं? देखिए, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह जो है यह कौन सा है? तो यह एस्क्लेरेन्काइमा है। एस्क्लेरेन्काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध में पाया जाता है केसिन। केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है, ठीक है ना, सफेद होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 85 नंबर। प्रश्न है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको पता है ना, उनको समरूप अंग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उनको समरूप अंग कहा जाता है। समरूप अंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। समरूप अंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? अंतः परजीवी का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो अंतः परजीवी का उदाहरण इसमें से आपका फीता कृमि है। फीता कृमि, ठीक है ना। इंडो पैरासाइट अंतः परजीवी, अंतः परजीवी इंडो पैरासाइट,
ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो खून का रंग होता है ना, ये नीला होता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? एंजियोप्लास्टी जो है ये किया जाता है, एंजियोप्लास्टी कब किया जाता है? जब दिल का दौरा या स्ट्रोक जो आता है ना, उसकी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहारा लेते हैं डॉक्टर। राइट आंसर हृदय हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए, मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो बौनापन देखिए, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पीयूष ग्रंथि से। उसके बाद देखिए, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो सिंपल सा बात है, मधुमेह हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, मधुमेह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एड्स वगैरह, रेबीज, हैजा, टिटनस, इन सब के नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में जो है मौजूद कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन होता है तंबाकू में। ठीक है ना, निकोटीन होता है तंबाकू में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या पूछा गया है। तो पूंजी का अभाव, बिल्कुल। विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सैनवेट का संबंध क्या है? सैनवेट को कहा जाता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। हिंदी में इसको कहेंगे मूल्य वर्धित कर। ठीक है ना, तो ये तो हिंदी इसका नाम ही दे दिया गया है। तो सैनवेट जो होता है ना, इसका संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो, उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है हमारा 94 नंबर की, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में। कौन सा इसमें से एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, कार्य नहीं है साख सृजन। ठीक है ना, साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, यह कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। जबकि शेष यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और ये आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए, यहाँ पर देखिए, आप 95 प्रश्न में से अपना स्कोर बताइए। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, 96 से लेकर के 100 तक में जो मैथ के प्रश्न हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। और देखिए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, उनको फॉलो करिए। व्हाट्सएप चैनल पर जो फॉलो का बटन है उसको दबाइए और वहाँ पर PDF आपको मिलेगा। राइट आंसर 96 का 17 हो जाएगा। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। 97 का 75 हो जाएगा। आप लोग मैथ को सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। चलिए, मैं सीधे आंसर आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 का 400 मीटर हो जाएगा और 100 का 4460 रुपया हो जाएगा।